नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम 2026 के अमेरिका ईरान गतिरोध की उलझी हुई कड़ियों को सुलझाने वाले हैं। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जिसने, सच कहा जाए तो, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। इस ब्रीफिंग में हमारा एजेंडा काफी सीधा है। हम 38 दिनों के युद्ध के बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, फिर मौजूदा सैन्य गतिरोध को समझेंगे, उसके बाद दुनिया भर में मचे आर्थिक तहलके पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे विद्रोही की दुविधा, यानी द इंसर्जेंट्स डिलेमा। तो पहले भाग से शुरुआत करते हैं, 38 दिवसीय युद्ध का संदर्भ। अब देखिए, इन 38 दिनों के संघर्ष की जमीनी हकीकत ये रही कि अमेरिका और इजरायल ने अपनी भारी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया और उन्हें नुकसान भी न के बराबर हुआ। लेकिन असली पेच यहीं फंसा है। इतनी ताकत दिखाने के बावजूद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे बेहद अहम जलमार्ग पर रणनीतिक कब्जा नहीं कर पाए। और इस नाकामयाबी की कीमत जरा सुनिए, पूरे $25 बिलियन। अमेरिका ने अपने एपिक फ्यूरी बमबारी अभियान पर इतना भारी पैसा पानी की तरह बहा दिया, और इसका नतीजा, उनके पास मौजूद बेहद उच्च क्षमता वाली मिसाइलों का अपना ही भंडार अब खतरनाक स्तर तक कम हो चुका है। और हथियारों की इसी कमी ने जन्म दिया है हमारे दूसरे और बहुत अहम मुद्दे को, वर्तमान सैन्य गतिरोध। यहां स्थिति सच में काफी दिलचस्प और उलझी हुई है। एक तरफ अमेरिका है जिसकी मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं, लेकिन वो हर हाल में ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद करवाना चाहता है। और दूसरी तरफ ईरान है जो दुनिया भर की नाकेबंदी झेलने के बावजूद उस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अपना कड़ा नियंत्रण बनाए हुए है। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इतनी भयंकर बमबारी के बाद भी लीक हुए CIA के आकलन हमें बिल्कुल चौंका देते हैं। ईरान अभी भी असाधारण रूप से मजबूत है। जरा सोचिए, उनके शस्त्रागार में अभी भी 70% मिसाइलें, 75% लॉन्चर्स और 50% शाहिद ड्रोन पूरी तरह सुरक्षित और इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। तो भाई, सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, कूटनीतिक स्तर पर भी चीजें बहुत तेजी से बिगड़ रही हैं। अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम को ही ले लीजिए। अमेरिका ने ओमान की तरफ एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल से इनकार किया, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट महज 50 घंटे के भीतर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। शिपिंग उद्योग इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है, ये लॉयड्स लिस्ट के संपादक रिचर्ड मीड के इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है। इंडस्ट्री में किसी को भी इन सुरक्षा दावों पर कोई भरोसा नहीं है। यहां तक कि किसी भी जहाज मालिक को ये उम्मीद ही नहीं है कि हालात जल्द सुधरने वाले हैं। अब ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आखिर इस सैन्य गतिरोध की वैश्विक कीमत क्या है? चलिए अब जमीनी लड़ाई से हटकर इसकी दुनिया भर में हो रहे व्यापक असर पर ध्यान देते हैं। भाग 3, इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक आर्थिक प्रभाव। 1550 ये सिर्फ कोई संख्या नहीं है, ये उन व्यापारिक जहाज़ों की तादाद है जो इस वक्त खाड़ी के पानी में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि ईरान के पास अभी भी तेल टैंकरों को निशाना बनाने की पूरी क्षमता मौजूद है। ये एक तरह से समंदर में लगा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम है। और हालात कितने नाजुक हैं, ये S&P ग्लोबल का ये आंकड़ा बताता है, 0। जी हां, बुधवार और गुरुवार को इस जल डमरू मध्य से एक भी व्यापारिक जहाज नहीं गुजरा। व्यापारिक आवाजाही पूरी तरह से 100% ठप हो चुकी है। जाहिर है, इसका असर ईरान पर भी पड़ रहा है। वो एक बहुत भारी आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। अमेरिकी नाकेबंदी ने 13 अप्रैल से अब तक 52 जहाज़ों को वापस लौटा दिया है, जिससे उनका कच्चा तेल निर्यात करना लगभग नामुमकिन हो गया है। देश में महंगाई आसमान छू रही है और लोग बिना वेतन के काम कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग का मानना है कि ईरान ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने ही इस हालात को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन दर्द सिर्फ एक तरफा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका और पूरी दुनिया पर भी इस संकट को हल करने का जबरदस्त राजनीतिक और आर्थिक दबाव है। फंसे हुए जहाज़ों के कारण वैश्विक महंगाई रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। एशिया में तो तेल की भारी किल्लत शुरू हो चुकी है और अमेरिका को जल्द ही उन नीतियों से पैदा हुए आर्थिक संकट का कोई ना कोई समाधान खोजना ही होगा। और हमारी ब्रीफिंग का चौथा और आखिरी भाग, विद्रोही की दुविधा, जिसे एक्सपर्ट्स द इंसर्जेंट्स डिलेमा कहते हैं। तो देखिए, आगे का रास्ता बेहद अस्थिर है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पूरी तरह हथियारों से लैस और ट्रिगर पर उंगली रखे खड़ी हैं। और आग में घी डालने वाली बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और रूस संभावित रूप से तेहरान को ड्रोन पार्ट्स की सप्लाई कर रहे हैं।
रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की विशेषज्ञ बुर्कू ओजेलिक का ये उदाहरण इस पूरी विद्रोही की दुविधा को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। शुरुआत में तो बस जिंदा रहना ही जीत लगता है ना, लेकिन हमेशा एक ऐसा मोड़ आता है जब सिर्फ टिके रहना काफी नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल और डर यही है कि ईरान के लिए वो टूटने वाला मोड़ कब आएगा, ये कोई नहीं जानता। और अंत में ये पूरी ब्रीफिंग हमारे सामने एक बहुत ही गहरी और अनसुलझी वास्तविकता छोड़ जाती है। पूर्ण आर्थिक तबाही होने से पहले कोई भी पक्ष इस गतिरोध को कैसे तोड़ सकता है? जैसे जैसे ये संकट गहरा रहा है, हमें बस यही सोचना है कि दुनिया के एक बड़े आर्थिक पतन से टकराने से पहले ये डेडलॉक कैसे और कब टूटेगा।